हाँ तो बच्चों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो है भू संसाधन, यानी कि संसाधन एवं विकास जो हमारा चैप्टर है भूगोल का, उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भू संसाधन। भू भू मीन्स पृथ्वी, धरती, जमीन। तो भूमि को संसाधन के रूप में काम लेना, भूमि को संसाधन के रूप में काम लेना, क्योंकि भूमि जो है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और भूमि पर इतनी सारी क्रियाएं हम करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। तो भूमि को भी हम संसाधन के रूप में काम लेते हैं और उस पर काम होने वाली इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं। प्राकृतिक वनस्पति इस पर उगती हैं, यानी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां सभी उस पर उगते हैं। वन्य जीवन, यानी कि वो पशु, वो जीव जो वन में रहते हैं, वो भी, उनका जीवन भी इसी पर चलता है, उनका जीवन भी इसी पर निर्भर है। मानव जीवन, मानव का जीवन भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरी तरह से भू संसाधन पर ही निर्भर है। आर्थिक क्रियाएं, पैसे से संबंधित आर्थिक क्रियाएं भी हम पृथ्वी पर ही संभव कर पाते हैं। तो आर्थिक क्रिया भी, चाहे हम फसल काट के करें, चाहे हम फसल बो के करें, चाहे हम पेड़ पौधे उगा करके करें, तो इतने सारी आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो भी हम भू संसाधन पर ही कर पाते हैं। परिवहन एवं संचार, परिवहन साधनों का आना जाना, व्हीकल्स का आना जाना, सामान इधर से उधर पहुंचाना, लोगों का इधर से उधर जाना साधनों के माध्यम से, वो भी भू यानी पृथ्वी पर ही संभव हो पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम में आने वाली चीज है, काम में आता है। इसके बाद यह एक सीमित संसाधन है, यह एक सीमित संसाधन है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे पास जो भूस्थल है, जो भू संसाधन है, वो उतनी ही मात्रा में पहले था और आज भी उतनी ही मात्रा में उपलब्ध है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में हमको भू संसाधन कम पड़ता जा रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो भू संसाधन है वो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से हमको करना होगा। भू संसाधन का उपयोग बड़ी सावधानी से और बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से हमको इसका उपयोग करना होगा, तभी हम इसका पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे। अन्यथा हमको एक दिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए, अब इनका उपयोग, भू का उपयोग हम किस किस जगह पर, किस किस रूप में इनका उपयोग करते हैं, किस किस रूप में। सबसे पहला जो है हमारा वो है वन। बच्चों, वन, जंगल, जो वन जो है वो भी पृथ्वी पर ही उगते हैं, पृथ्वी पर ही उपलब्ध है, यानी भू संसाधन जंगलों के रूप में भी, वनों के रूप में भी हमारे काम में आता है। दूसरा इसका उपयोग है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि जो खेती, जो जमीन, जो भूभाग वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, वो भूभाग, इसमें हम फिर क्या काम लेते हैं उसको, वो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, वो भूमि जो है वो बंजर कहलाती है, यानी कि वो कृषि के लिए अयोग्य है, उसमें कृषि कार्य संभव नहीं है। तो वो भूमि जो किसी अन्य काम में आती है उसको हम कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। गैर कृषि कार्यों में उपयोगी, अब गैर कृषि कार्य यानी कि वे कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं है, उनको हम कहते हैं गैर कृषि कार्य। अब वो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं जिसमें हम इस भूभाग को काम में लेते हैं, जमीन को काम में लेते हैं?
तो जैसे इमारत यानी भवन बनाना, सड़क बनाना, उद्योग बनाना, रेलवे लाइन, रेल पटरी बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, अन्य सारे सभी कामों में वो चीजें, वो जमीन जो काम आती है उसको हम कहते हैं गैर कृषि भूमि, यानी गैर कृषि कार्यों में काम में आने वाली भूभाग, काम में आने वाला भूभाग। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि के अतिरिक्त, अब प्रति भूमि क्या है? प्रति भूमि बच्चों वो भूमि होती है जो बहुत समय के लिए हम उसको बिना कृषि कार्य के लिए छोड़ देते हैं, जो ऐसे ही पड़ी रहती है, उसको हम प्रति भूमि कहते हैं। तब ये क्या पूछ रहा हमसे कि प्रति भूमि के अतिरिक्त, उस भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि वो भूमि जो कृषि के काम में फिलहाल नहीं आ रही, और कृषि अयोग्य भूमि है जो, वो भूमि किस काम में आती है फिर? स्थायी चारागाह व गोचर भूमि। यानी वह भूमि किसमें काम आती है? पशुओं को चराने के काम में आती है, वो सिर्फ पशु चराने के काम में आती है। तो ऐसी भूमि को भी हम क्या कहेंगे? प्रति भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि, यानी इनमें कृषि कार्य इस जमीन में नहीं होता, ये सिर्फ इसी काम के लिए काम में आती है। ये भी भूमि का एक प्रकार हो गया। दूसरा काम है वृक्षों में, वृक्ष फसल। अगर मानो जैसे कि मैंने आम के पेड़ उगा रखे हैं एक बाग के रूप में, उसमें बहुत सारे पेड़ आम के हैं, और मैं उनमें से आम पैदा करके, आम की फसल करके आम बेचता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस भूमि को वृक्ष फसल के रूप में भी काम में ले रहा हूँ। वृक्ष काम में आती है, यानी कहने मतलब ये भूमि वो है जो कृषि के काम में नहीं आ रही, किसी अन्य काम में हम उसको काम में ले रहे हैं। उपवन के अधीन भूमि, उपवन के ऊपर यानी बाग बगीचे के रूप में, अगर हम कृषि कार्य में उसको काम नहीं ले रहे हैं तो वो भूमि बाग बगीचे के रूप में भी काम आ रही है। इसके बाद कृषि अयोग्य बंजर भूमि। अब बंजर भूमि का मतलब होता है वह भूमि जो कृषि के काम में नहीं आ रही, कृषि के योग्य नहीं है, लेकिन फिर वो किस काम में आती है? फिर वो अगर कृषि के योग्य नहीं है तो कृषि के योग्य तो बहुत सारी भूमि नहीं है, तो फिर वो किस काम में आती है? वो है जहां 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई। बंजर भूमि कृषि अयोग्य, कृषि योग्य बंजर भूमि, कहने मतलब ये हुआ कृषि योग्य, यहाँ पर अयोग्य नहीं है, सॉरी, यहाँ पर योग्य, कृषि योग्य है लेकिन वो बंजर है, जमीन में उसमें कृषि कार्य हो सकता है लेकिन वो बंजर है, यानी कि वो उपजाऊ कम है। अब उसको हम क्या करते हैं? उपजाऊ बनाने के लिए उसको कुछ समय के लिए हम खाली छोड़ देते हैं। हमने पढ़ा है कि जब लगातार किसी भूमि में लगातार खेती करते जाएंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो वो भूमि धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है। तो कुछ भूमि जो है वो बंजर कहलाती है, जिसको हम 5 साल से अधिक समय तक के लिए खेती नहीं की गई हो, वो कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। अब आता है फिर प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि 2 प्रकार की बताई गई है, एक तो वर्तमान प्रतिभूमि और एक पुरातन प्रतिभूमि, या अन्य प्रतिभूमि कह सकते हैं, या उसको पुरातन प्रतिभूमि। तो 2 हो गए, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि जो है वो है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, वह प्रतिभूमि जहां पर 1 वर्ष या उससे कम समय से हमने उसमें खेती नहीं की है। वर्तमान मतलब अभी कुछ समय पहले का, प्रेजेंट, एक सीजन या उससे कम समय से हमने उसमें कोई खेती कार्य नहीं किया गया है, वो कहती है वर्तमान प्रतिभूमि। एक पुरातन प्रतिभूमि जहां 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई है, जहां 1 साल से लेकर के और 5 साल के बीच में कोई खेती का काम नहीं किया गया है, वह प्रतिभूमि यानी कि फिजूल पड़ी हुई भूमि कहलाती है। अब आता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इनका मतलब ये हुआ कि शुद्ध निवल का मतलब यहां पर ये हो गया कि भाई वह भूमि, वह भाग, भूभाग का वह भाग या वह भूभाग
जहां पर हम समय समय पर खेती कर रहे हैं, जिस भाग में हम समय समय पर कृषि कार्य या फसल उगा रहे हैं समय समय पर। वह भूमि जिस पर समय पर फसलों उगाई व काटी जाती है उसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारे पास में भूमि के उपयोग, भूभाग के उपयोग हम किस किस तरह से किस किस रूप में कर सकते हैं वो बताया गया बच्चों। हालांकि टॉपिक थोड़ा अटपटा है भूभाग के रूप में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सकल कृषि क्षेत्र, सकल कृषि, सकल का मतलब बच्चों आपको मतलब मिला करके, मिक्स करके। अब उसमें मिक्स क्या क्या किया गया है तो देखेंगे, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में यानी कि एक सीजन में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक ही सीजन में अगर किसी भूभाग को उसमें हम एक से ज्यादा बार फसल बो लेते हैं तो वह क्षेत्र, और उसमें अगर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए उस भूभाग को, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें एक सीजन में एक फसल के एक वर्ष में अगर उसमें एक से ज्यादा बार हमने फसल बोई, उस भाग को शुद्ध बोए गए भाग में जोड़ दिया जाए तो वो उस पूरे क्षेत्र को, जो पूरा टोटल क्षेत्र बनेगा उसको हम कहेंगे सकल कृषि क्षेत्र। दोबारा सुनिए बच्चों, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। बच्चों जो हमारा भूभाग है वो पृथ्वी का जो भूभाग है उसको हमने अगर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 43% हिस्सा उस भूभाग का मैदानी क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? मैदानी 43%। 43% जो पार्ट है भूभाग का वो मैदानी है। 30% भाग वो पर्वत है, यानी टोटल भूभाग के 30% भाग पर वन है, जंगल है, सॉरी पर्वत है। क्या है? पर्वत। अब 27% जो बचता है उस पर पठारी भाग है। पूरी 100% भूमि जो हमारे है भूभाग पृथ्वी पर, उसका 43% मैदानी क्षेत्र है, 30% पर्वत क्षेत्र है और 27% पठारी क्षेत्र है। इस प्रकार से ये भूमि जो है वो विभाजित है इन चीजों में, और इसको हमें किस किस प्रकार से काम में लेना है, क्योंकि ये हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो इसको बड़ी सावधानी से और बड़ी सोच समझ करके, बड़ी योजना के साथ हमको इसका उपयोग करना है, क्योंकि ये हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण में निम्न यानी नीचा, कमजोर, भूभाग है जो हमारा वो कुछ कारणों से, कुछ वजहों से उसकी क्वालिटी में निम्न स्तर आ जाता है, कमजोर हो जाती है क्वालिटी, उसी को भू निम्नीकरण कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं कि भूमि को नुकसान पहुंचाना। हम खुद अपने स्वार्थ के लिए भूमि का इस प्रकार से उपयोग करते जा रहे हैं, या हम उन कारणों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन कारणों की वजह से भूमि कमजोर पड़ रही है, भूमि का उपजाऊपन खत्म हो रहा है, भूमि की जो क्वालिटी है वो कमजोर हो रही है। उसी कमजोरी को, उसके उसी निम्न स्तर होने को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। अब उन कारणों की ओर हमें ध्यान देना होगा जिन कारणों की वजह से भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। तो बच्चों देखिए,
सबसे पहला जो कारण है वो है खनन। हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए भूमि में खनन कार्य करते जाते हैं और आखिर भूमि को उस हद तक खोद देते हैं हम, और उसके बाद उस खनन कार्य को करने के बाद में उस खान को हम खुला छोड़ देते हैं, तो वो भूमि हमारे किसी भी काम की नहीं रहती। ऐसा ज्यादातर जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को पाया जाता है, और वहां पर जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है वो ज्यादातर भूमि के जो भाग में वो खनन कार्यों की वजह से ज्यादा हो रहा है। इसके बाद आता है बच्चों अतिचारण। चारण का मतलब यहां पर है पशुओं को चराना। अगर हम भूमि पर अतिचारण करेंगे, ज्यादा पशुओं को चराते ही रहेंगे, तो फिर बच्चों उस भूमि पर फसलों को पनपने के लिए समय नहीं मिलेगा। जब फसलों को पनपने का, उस पर घास उगने का, भूमि को उपजाऊ रहने का समय नहीं मिलेगा, तो उस भूमि का निम्नीकरण होता चला जाएगा। भूमि की जो क्वालिटी है वो कमजोर पड़ती चली जाएगी। तो ये ऐसा हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हमें देखने को मिलेगा कि अति पशुचारण के कारण वहां पर भू निम्नीकरण होता जा रहा है। इसके बाद है अति सिंचाई। ज्यादा सिंचाई करना, भूमि को जलमग्न कर देना, भूमि को बिल्कुल भी बिना जल के खुला नहीं छोड़ना, ज्यादा सिंचाई करना। अतिक सिंचाई करने से, भूमि को जलमग्न रखने से भी भूमि का निम्नीकरण, धरती का निम्नीकरण हो रहा है। ऐसा हमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर भूमि जो है वो लवणीय और क्षारीय होती, या तो अति लवणीय हो रही है या अति क्षारीय होती जा रही है, जिस कारण से उसका उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी कमजोर हो रही है और भूमि निम्नीकरण की ओर बढ़ रही है। अब आता है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण बच्चों, सीमेंट उद्योग, अगर हम इस एक उद्योग का ही उदाहरण लें, तो सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर पीसा जाता है, उस फिर उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खड़िया वगैरह इस तरह से जो पीस करके उसका मटेरियल जो बाहर निकलता है नाली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वो बाहर आकर के जमीन पर जम जाता है। जब वो जमीन पर एक उसकी परत जम जाती है, तो वो परत भूमि को नुकसान पहुंचाती, किस प्रकार से पहुंचाती है कि वो परत जमने के बाद भूमि की जल सोखने की जो पावर, जो क्षमता होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो वो जमीन, वो भूभाग, वो हिस्सा पानी को ठीक से अंदर तक सोख नहीं पाता है और वो अंदर से पूरी भूमि सूख जाती है। इस कारण से भूमि का निम्नीकरण उन क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ रहा है। तो उद्योग भी हमें भू निम्नीकरण में, औद्योगिक प्रदूषण जो है उसको बढ़ावा देने में सहयोग कर रहे हैं। वनोन्मूलन बच्चों, वनोन्मूलन, वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, इसकी वनों की जो मात्रा कम होती जा रही है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी भू निम्नीकरण हो रहा है। जब जमीन पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो बाढ़ या पानी के साथ भूमि के ऊपर की परत बह करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये, वो वनोन्मूलन जो है, वनों की अंधाधुंध जो कटाई है,
उससे भी भू का निम्नीकरण, भूभाग का निम्नीकरण हो रहा है। जब हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि भाई भू का निम्नीकरण हो रहा है, पृथ्वी का निम्नीकरण होता जा रहा है, तो हमारा ध्यान इस ओर जाना जरूरी है। तो अब इसके कुछ उपाय हैं जिनसे अगर हम उन उपायों को गंभीरता से लें और लागू करें, उन पर गौर किया जाए, तो हम इस भू निम्नीकरण को रोकने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा उपाय है बच्चों, वो है वनारोपण। हमें अधिक से अधिक मात्रा में वनारोपण करना चाहिए। अगर हम किसी परिस्थितिवश, किसी कारण से हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर एक पेड़ काटते हैं, तो हमें उससे कई गुना फालतू पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि वन की मात्रा पर, संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। और अगर पेड़ पौधे रहेंगे पृथ्वी पर, तो हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला जो उपाय हमने बताया आपको, वो बताया वनारोपण। भू निम्नीकरण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वन लगाना बहुत जरूरी है, और वन लगा करके, हम पेड़ पौधे लगा करके हम क्या करेंगे, भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं, रोकने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 2, चारागाहों का उचित प्रबंधन। जो पशुओं को चरने की जो जगह है, उसका सरकार की ओर से ऐसी पॉलिसी या कोई तरीका बनाया जाए जिससे उसका प्रबंधन किया जा सके, उसके कुछ रूल्स बनाए जा सके, जिससे अति पशुचारण पर रोक लग सके और पशुचारण की कोई व्यवस्था ऐसी ठीक से बनाई जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए कि उसका दुरुपयोग ना हो। तीसरा है बच्चों, पेड़ों की रक्षक मेखला। पेड़ों की रक्षक मेखला यानी कि एक श्रृंखला में पेड़ लगाना। श्रृंखला में एक लाइन में पेड़ों को लगा करके हम मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के बहाव को रोक करके भू निम्नीकरण को रोकने में सफल हो सकते हैं। तो भू निम्नीकरण में एक रक्षक मेखला यानी कि कतारबद्ध पेड़ पौधे लगाने से हमको भू निम्नीकरण को रोकने में बहुत ज्यादा कामयाबी मिलने की संभावना रहती है। हमें पेड़ पौधे, हमारे अगर पीछे कोई खेत है और खेत के चारों ओर अगर हम लाइन से पेड़ पौधे लगा दें लगातार श्रृंखला में, तो हम उससे मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। जो हमारी उसकी ऊपरी सतह है मिट्टी की, वो बह करके दूसरी जगह चली जाती है बाढ़ के साथ, पानी के साथ, उसको रोकने में कामयाब हम हो सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण। पशुओं के चरने पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। सरकार के माध्यम से हमें अपने स्तर पर भी, ये स्थानीय स्तर पर भी ये सोचना होगा कि हमें पशु किस प्रकार से, कहां, कितनी मात्रा में चराने हैं और कितने समय के लिए उस भूमि को खाली छोड़ना है। ये चीज हमको समझना अति आवश्यक है। तो पशु चारण नियंत्रण भी सरकार की ओर से, हमारी ओर से उस पर काम करना बहुत जरूरी है, तभी हम भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं। रेतीले भाग में चारों ओर कांटेदार झाड़ी लगाना। बच्चों, जहां पर रेतीला भाग है, जैसे राजस्थान में है, मरुस्थल ये जो भाग है, उनमें बालू को, मिट्टी को रोकने का एक तरीका है कि चारों ओर, उसके चारों ओर कटीली झाड़ियां जो होती है, अगर हम उनको लगा दें तो वो झाड़ियां उस मिट्टी को उड़ करके या बह करके जाने से रोकने में सफल होंगी। तो कांटेदार झाड़ियां लगाने से हम भू निम्नीकरण पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये कांटेदार झाड़ियां चारों ओर लगाना फायदेमंद रहता है और भू निम्नीकरण को काफी हद तक रोकने में कामयाब होते हैं। खनन नियंत्रण। खनन कार्य पर नियंत्रण सरकार का होना जरूरी है। अगर हम खनन कार्य करते हैं तो उसके बाद उस खान को किस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है, उसको ढकना है या क्या करना है, उसमें कुछ भरना है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। और खनन पर नियंत्रण लगाना या खनन को बिल्कुल, खनन कार्य बिल्कुल रोक देना, इस पर काम करना सरकार को बहुत जरूरी है। इससे हम भू निम्नीकरण को रोकने में काफी हद तक कामयाब होंगे। अंतिम है बच्चों हमारा औद्योगिक जल
वह अपशिष्ट पदार्थों का परिष्करण। उद्योगों से जो जल निकल करके आता है, गंदा अपशिष्ट पदार्थ जो निकल करके आते हैं, उनको उद्योग के मालिक या उद्योग के कर्मचारी मजदूर उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और वो बह करके नालों में या कहीं भूभाग पर फैलता जाता है, जिसके कारण भूमि की जो क्वालिटी है, जो उपजाऊपन है, वो उसमें कमजोर पड़ती जा रही है और भू निम्नीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन पर भी नियंत्रण जरूरी है, उसका परिष्करण करना जरूरी है। जो पानी या अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनका परिष्करण करने के बाद ही उनको आगे बढ़ने दिया जाए। अगर ऐसा हम करें, ऐसा सरकार कर सकती है, तो भू निम्नीकरण में हमको काफी हेल्प, काफी सहायता मिलेगी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भू का उपयोग, भू संसाधन और भू संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किस किस क्षेत्र में उसका काम में आता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद फिर पढ़ा हमने भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, और फिर भू निम्नीकरण जो हो रहा है उसके क्या क्या कारण है, और फिर कारण के बाद हमने पढ़ा कि भू निम्नीकरण को हम किस किस प्रकार से किस किस चीज पर काम करके उसको हम रोक सकते हैं, रोकने में कामयाब हो सकते हैं। यानी भू निम्नीकरण के क्या क्या उपाय है, रोकने के उपाय पर फिर हमने बात की। तो धन्यवाद बच्चों, कल की क्लास फिर जब इससे आगे पढ़ेंगे।